स्टूडेंट्स, आपकी सेकंड पेपर की क्लास के लिए मैं फिर आपसे जुड़ रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरह से तृतीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ उसके कुछ बहुत ज़बरदस्त प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे पड़े। और उसमें ख़ास बात जो हमको समझ में आई वो ये थी कि अब जो विश्व था वो यूरोसेंट्रिक नहीं रह गया था, यानी कि यूरोप जैसे अब तक केंद्र हुआ करता था समस्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, वो स्थिति अब नहीं थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उपनिवेशवाद का अंत हो गया था और यूरोप के जो बड़े देश जो अब तक की दूसरे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में जाकर उपनिवेश स्थापित करते थे, वे अपने अपने देशों को लौट गए थे। और अब ये जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश थे ये अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे। जिस तरह से भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, अगर आप ध्यान दें तो इनमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों का जो डेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस है या स्वतंत्रता की तिथि है या नए राष्ट्र स्थापित होने की जो तारीख है वो करीब करीब हमारे आसपास की और इसी अंतराल की होंगी। मैंने आपसे बताया किस तरह से युद्ध की विभीषिका बहुत ज़बरदस्त थी और एक बड़ा कारण निश्चित रूप से ये तो था ही कि ये जो देश थे इनमें स्वतंत्रता आंदोलन बहुत उग्र हो गए थे और लोग लगातार जिसको हम कहते हैं कि आत्मनिर्णय का मांग कर रहे थे कि हमें, यदि हम अपने देश के जो वासी हैं उनको स्वयं पर शासन करने का अधिकार है ही। लेकिन ख़ास बात ये भी थी कि इस युद्ध ने इतना ज़्यादा ये जो यूरोप के देश थे इनको थका दिया था और जिसको हम कहते हैं इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा रही थी कि ये जो यूरोपीय देश अब तक दूसरी जगहों में अपने उपनिवेश चलाते थे वे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से और एक जिसे कहते हैं उनकी वो भी ख़त्म हो गई थी, विल भी ख़त्म हो गई थी कि वो कहीं बाहर जाकर शासन कर पाएँ। वो थक गए थे कहीं ना कहीं, क्योंकि इस पूरे युद्ध की जो कीमत थी 1939 से 1945 तक युद्ध चला, तो बहुत एक तरह से हर तरीके से ये जिसको हम कहते हैं ड्रेन आउट कर दिया और उन्हें थका दिया। तो युद्ध के बाद जो ख़ास बात रही वो ये थी कि इनमें से जो देश थे, जो औपनिवेशिक देश थे जो कि साम्राज्य स्थापित करते थे, वे भी वापस अपने देशों को लौट गए और एक तरफ युद्ध समाप्त होता है और दूसरी ओर साथ ही साथ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में बहुत सारे देशों का उदय हुआ। लेकिन अब जो ख़ास बात देखने की है, मैंने आपसे कहा कि बहुत कम अंतराल पे दो विश्व युद्धों का सामना दुनिया ने किया था और इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा अब शांति की ज़रूरत है। इस प्रकार के इतने भयानक और इतने बड़े स्तर के युद्ध अब ना हों, परमाणु हथियारों का प्रयोग हमने देखा था। हम जो ख़ास तौर पर अब देखने की कोशिश करेंगे कि क्या जो अगले आने वाले वर्ष थे वो किसी भी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए इससे फ़र्क थे या नहीं थे, या स्थितियां वही की वहीं रहीं। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर सही है कि अब जो पूरा अरीना है इंटरनेशनल रिलेशंस का या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, वह यूरोप नहीं रह गया था और अब पूरी दुनिया में बहुत सारे देश इसमें शामिल हो गए थे जिनके अपने स्वतंत्र अस्तित्व थे। मैंने आपसे कहा कि इस युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे, अलाइड कंट्रीज़ जो थे, वो विजयी रहे थे और रोम, टोक्यो, बर्लिन की जो एक्सिस थी या जो धुरी राष्ट्र कहे जाते थे वो खेमा इसमें पराजित रहा था। और आप जानते हैं आमतौर पर जैसा पुराने समय में से होता आया है कि जो पराजित पक्ष होता है उसको निश्चित रूप से जो विजयी पक्ष है उसकी बातें सुननी ही पड़ती हैं और सब तरह के दंड वो जो कुछ भी देते हैं उन्हें स्वीकार करना होता है। तो इस केस में भी कहीं ना कहीं इसी तरह से रहा कि जो अलाइड कंट्रीज़ जो कि अब तक जो इसमें विजयी रहे थे, उन्होंने रोम, टोक्यो, बर्लिन की जो एक्सिस थी यानी कि इटली, जर्मनी और जापान जो कि पराजित राष्ट्र रहे थे, उन पर काफ़ी कुछ दंड उन्हें लगाए गए। आर्थिक दंड भी थे, सैनिक दंड भी थे और भी जो उनके अधिकारी थे उनको भी कई प्रकार से किन्हीं को मृत्युदंड दिया गया, किसी को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। लेकिन इस सबके दौरान जो बड़ी बात रही वो यह थी कि जर्मनी ख़ास तौर पर इसमें देखा जाए तो जर्मनी यूरोप के
पूरी तरह मध्य में तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर जर्मनी की अगर आप अपने ज्योग्राफी के मैप्स में देखें तो लोकेशन है। तो ये जो मित्र राष्ट्र थे जिसमें प्रमुख रूप से फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्पेन है, पुर्तगाल है और अटलांटिक पार से यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें शामिल है। वो इस बात से बड़े चिंतित थे कि ये जो जर्मनी है वो कहीं ना कहीं मानते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए भी जर्मनी को ही दोषी माना जाता था और द्वितीय विश्व युद्ध भी कहीं ना कहीं जर्मनी के द्वारा ही, वो पूरी तरह जर्मनी पर ही उसका दोष मंडते थे। तो ख़ास बात उन्हें जो लगती थी कि जर्मनी अगर यूरोप के मध्य में स्थित है, फिर ऐसी स्थितियां ना हो जाएं कि जर्मनी किसी भी रूप में ताकतवर हो जाए और इन सब पर किसी भी प्रकार से आक्रमण करे या अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करे। तो और बातों की तुलना में सबसे ज़्यादा चिंता जो इन देशों की थी वो ये थी कि क्यों ना कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए कि जर्मनी जो है वो फिर से इस तरह की कोशिश ना करे और वहाँ अशांति ना फैलाए। देखिए बच्चों, बड़ी मज़ेदार बात यह है कि एक तरफ ये साथ में एक ही खेमे में थे और यूएसएसआर भी इनके साथ था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, शायद मैं नाम लेना भूल गई, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जिसको कहा जाता है, वो भी इसी खेमे का सदस्य था। हालांकि अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये जो सारे देश हैं ये जर्मनी के पश्चिम की तरफ पड़ते हैं, जबकि यूएसएसआर की लोकेशन जो है वो जर्मनी के ईस्ट में है। यानी कि जर्मनी बीच में है और दोनों तरफ से इस तरह से घिरा हुआ है, जिसमें कि रशिया जो है, यूएसएसआर रशिया जिसको शॉर्ट में कहा जाता था, वो राइट में पड़ता था, ईस्ट की तरफ पड़ता था। तो एक लगातार जिसे कहते हैं एक अविश्वास रूस के मन में युद्ध के दौरान भी रहा। भले ही वो लोग एक ही खेमे में थे, लेकिन फिर भी रूस को लगातार ये लगता था कि ये जो शेष जो देश हैं ये लोग अपनी सुरक्षा को लेकर जितने चिंतित हैं, उतना रूस जो कि दूसरी तरफ पड़ जाता है उसकी सुरक्षा को लेकर इतना चिंता इन्हें नहीं है। और युद्ध के दौरान भी ऐसा रहा था कि द्वितीय मोर्चा जब युद्ध का खोला जाना था ईस्ट की तरफ, उसको लेके काफ़ी डिले रही थी और यूएसएसआर को ये लगता था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक संशय है जो इन शेष देशों का रूस के प्रति है, कि वे कहीं ना कहीं रूस से किसी प्रकार से थ्रेटेंड महसूस करते हैं और इसलिए वो द्वितीय मोर्चा खोलने में भी उन्होंने देर लगाई थी। और रूस को लगा कि शायद कहीं ना कहीं वे चाहते थे कि जर्मनी उससे नुकसान पहुंचाए। तो युद्धोपरांत जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुए, आपको मालूम है कि आमतौर पर जब कोई युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनके बीच कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनमें बातचीत हुई। तो जितनी भी मीटिंग्स होती थी जिसमें ये सारे जो विजित राष्ट्र थे ये मिलते थे, उसमें लगातार बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि रूस का स्टैंड हमेशा बहुत डिफरेंट होता था। उसे लगातार ये चिंता रहती थी कि कहीं ना कहीं ये सारी कंट्रीज़ मिलके उसे कॉर्नर ना कर दें और उसे किसी तरह नुकसान ना पहुंचा दें। और जो कुछ भी सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जाती हैं उसमें रूस को भी प्रायोरिटी पे रखा जाए। और उन्हें ये लगता था कि रूस जो है वो वे लोग रूस की सुरक्षा को लेके इतने चिंतित नहीं हैं जितने कि वे अपनी व्यवस्थाओं को लेकर हैं। ये संशय जो था, इसके पीछे बच्चों बहुत सारे कारण थे और यही जो संशय है इसने जो अगले मैं आपको जिस बात तक लाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगले 50 वर्षों का या कम से कम नहीं तो 45 वर्षों का, 1990 तक का हम जो विश्व का इतिहास अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, उस पर बहुत ज़्यादा असर डाला। और हम देखेंगे कि किस तरह एक ऐसी स्थिति बनी जिसे कि शीत युद्ध का नाम दिया गया और जिसने कि इस पूरी दुनिया को जकड़े रखा। इस संशय का एक बहुत बड़ा कारण था और कुछ लोगों का तो मानना ये था कि असल जो कारण था वो बाकी कुछ ना होके दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने सुना होगा, मैं मानकर चलती हूँ कि इतनी जानकारी आपको होगी। रूस जो है 1917 के बाद यूएसएसआर की स्थापना होती है, बोल्शेविक क्रांति के बाद, और जो व्यवस्था वहाँ स्थापित हुई वो
मार्क्सवाद से प्रेरित समाजवाद की थी। मार्क्सिज्म, सोशलिज्म या कम्युनिज्म हम जिसे कहें, साम्यवाद जिसमें था, जिसे हम कहते हैं। तो एक साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई। और जबकि दूसरी तरफ जो देश थे उनमें प्रमुख रूप से अमेरिका जो मुख्य भूमिका इस सब में आगे चल के रहती है, वो अमेरिका की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो जिसे हम कहते हैं कि एक लिबरल डेमोक्रेटिक या उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो कि कहीं ना कहीं एक जैसे एक पूंजीवादी व्यवस्था भी आप कह सकते हैं, ओपन इकोनॉमिक सिस्टम उनके यहाँ था, वे उसी के पक्षधर थे। तो ये संशय ये कहा जाता है कि लगातार इन देशों में जो पश्चिमी यूरोप के शेष देश और अमेरिका खास तौर पर था, उसमें संशय लगातार ये था कि कम्युनिज्म जो है, साम्यवाद जो है, मार्क्सियन सोशलिज्म जो है, वो कहीं ना कहीं अपने पांव पसार कर और पूरे वेस्टर्न यूरोप को भी अपने में ना जकड़ ले, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में, पूर्वी यूरोप के देशों में उसका प्रभाव बढ़ने लगा था। यहाँ पर जो ख़ास बात देखने की है, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ, पुर्तगाल, ये ट्रेडिशनली जिसे हम कहते हैं पारंपरिक रूप से ऐसे देश थे जो कि जाने जाते हैं इतिहास में अपने आप का साम्राज्यवादी जिनकी टेंडेंसीज थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विद्यार्थियों ये लगने लगा कि अब ये उतने बड़े पावर्स नहीं रहे हैं। अब जैसे हम कहा जाता है मिडिल लेवल के पावर्स, यानी मध्य स्तर की जो शक्तियां हैं, ये लोग कहीं ना कहीं उस स्तर में आ गए थे। और अमेरिका जो है अब यहाँ पर एक ज़्यादा बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था। अमेरिका उनसे दूर था, अटलांटिक महासागर पूरा पार करके अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि लगातार अपने आपका जो ग्लोब है, जो मैप है, उसको आप कंसल्ट करें। अमेरिका की काफ़ी समय तक तो एक आइसोलेशनिज्म, यानी कि हर चीज़ से दूर रहना, अमेरिका कहीं पर भी, संयुक्त राज्य अमेरिका जब से एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था 18वीं सदी से, तब से वो आइसोलेशन, एक अलग थलग रहने की टेंडेंसी उसमें थी। और वो किसी भी तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, या हम कहें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, या यूरोप की जो भी पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये देखा गया कि अमेरिका जो है, चूँकि वहाँ पर काफ़ी रिसोर्सेज हैं, संसाधन से बाहुल्य देश है, बहुत रिच कंट्री है, और इस नाते, और शायद उनकी एक मेहनत कर जनता भी थी जिसके आधार पर उन्होंने बहुत जल्दी बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली थी। और यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये लगने लगता है कि अमेरिका जो है वो अब अपने आप को पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व कर रहा है, उससे इंगेज होना चाहता है और अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। तो मुख्य रूप से जो संशय यदि हम देखें, अमेरिका की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने लग गई थी, खास तौर पर से प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही। उसका कारण बहुत कुछ हो सकता है। ये भी हम मान सकते हैं कि अमेरिका का जो नेतृत्व रहा उसमें इतने डायनामिक लोग रहे, खासतौर पे 1919 का जो वुडरो विल्सन उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो एक बहुत डायनामिक पर्सनालिटी थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी पीस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसमें वुडरो विल्सन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बल्कि वुडरो विल्सन जो थे, अगर उनके प्रयत्न वाकई में सफल होते तो जिस मैं आपसे कह रही हूँ एक ऐसे फोरम की स्थापना होना जो कि एक इंटरनेशनल फोरम हो, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके रूप में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का पूरा आइडिया जो है वो वुडरो विल्सन का ही था। लेकिन आप सब ने अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था को पढ़ा है और आप जानते हैं कि वहाँ पर सेनेट बहुत शक्तिशाली है। और अक्सर जब मैं पढ़ाती भी हूँ, जो बच्चे मुझसे सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि सेनेट की शक्ति अगर हम देखें तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिखती है कि राष्ट्रपति को हमेशा और किसी संस्था की अप्रूवल नहीं चाहिए अपने कार्यों के लिए, लेकिन सेनेट की अप्रूवल चाहिए। और ख़ास तौर पर राष्ट्र संघ की स्थापना में जो सबसे बड़ी अड़चन आई थी वो ये थी कि राष्ट्रपति वुडरो विल्सन उसके सबसे बड़े समर्थक थे, बल्कि उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। लेकिन चूंकि सेनेट ने अप्रूवल नहीं दी थी तो संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना और राष्ट्र संघ एक असफल संस्था ही बनकर रह गया था।
तो किन्हीं कारणों से अमेरिका का एंगेजमेंट अब हम लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं और ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका अपने आप को एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है और एक निर्णयकारी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। और ऐसे समय में यूरोप के ये जो पावर्स हैं जिनको हम ट्रेडिशनली इम्पॉर्टेंट पावर्स मानते हैं, जो कि इम्पीरियलिस्टिक थे, साम्राज्यवादी थे, वो अब एक तरह से हम देखें हमें पीछे जाते दिख रहे हैं, मतलब एक नेपथ्य की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो ऐसे में जो स्वाभाविक रूप से जो प्रमुख नेता, जो प्रमुख देश दो हैं, यूएसएसआर बहुत बड़ा कंट्री था और यूएसए साइज़ में अगर देखा जाए, अगर जोग्राफिकल साइज़ इम्पॉर्टेंट रखती है, कुछ लोग, कुछ थियोरिस्ट ये मानते हैं किसी भी कंट्री के लिए सुपर पावर होने के लिए, तो दोनों ही बहुत बड़े देश थे और दोनों में नई व्यवस्थाएं स्थापित होने के बाद काफ़ी कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे और इसलिए कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से थ्रेटन महसूस करते थे। और जो मित्र राष्ट्रों का उनका जो पूरा ग्रुप था, उसमें भी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच आपस के वर्चस्व की लड़ाई थी। और श्रेष्ठ जो राष्ट्र थे, फ्रांस था, ब्रिटेन था, उनको कहीं ना कहीं लगता था कि शायद यूएसएसआर उनको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से वे भी, उनका जो वो था वो भी अमेरिका की तरफ ही था। फ़िलहाल बहरहाल मैं अपनी मूल बात पर फिर से आ जाऊं कि बाकी सारी लड़ाई एक तरफ, वर्चस्व की लड़ाई एक तरफ, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ इंटरप्रेटर्स का ये मानना है कि ये जो पूरी लड़ाई जिसने अगले 50 वर्षों तक दुनिया को, जिसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, और जिसने पूरी दुनिया को जकड़े रखा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पूरी तरह उसी पर सीमित होकर रह गई, ये कहीं ना कहीं दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ साम्यवाद या मार्क्सियन सोशलिज्म था और दूसरी तरफ जिसको हम कहते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम या एक पूंजीवादी व्यवस्था, जो कि एक ओपन इकोनॉमी या उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था या एक ओपन इकोनॉमिक सिस्टम पर चलने वाली थी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के मध्य एक टकराहट था और दोनों को एक दूसरे से डर था, ये संशय था कि दूसरा जो है वो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा न ले। अब देखिए, एक बहुत बड़ा कारण इस समय ये भी था कि अब केवल अंतर्राष्ट्रीय जगत में केवल यूरोप के देश नहीं थे और बहुत सारे विश्व के दूसरे देश भी शामिल हो गए थे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश। तो इन दोनों की कोशिश लगातार ये रही कि इनमें से जितने देशों को वे चाहें वे अपने प्रभाव क्षेत्र में ले आएं और अपना वर्चस्व स्थापित करें। मैं आपको ये सब इसलिए समझा रही हूँ, आपका जो पहला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मैंने चलाकर उसको अभी अवॉइड किया है, हम उस पर थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप पहले किस तरह अंतर्राष्ट्रीय जगत में चीज़ें चलती हैं या क्या घटनाक्रम है, आप थोड़ा सा उनसे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो फिर आपको वाकई में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति किस तरह की है, क्या ये देश चाहते हैं, क्या किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उसकी जो विदेश नीति होती है, उसका बेसिक मोटिव क्या होता है, ये शायद हमको तब समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। थोड़ा सा हम अपने देश के अनुभव से इसको रिलेट कर लें। भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ था और जिस तरह से बाकी सारे देशों को, इन देशों ने कोशिश की थी वू करने की या अपने खेमे में शामिल करने की, भारत को भी की थी और हम अभी आएंगे बाद में उस पर। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्षता की जो नीति पंडित नेहरू ने हमारी विदेश नीति में प्रमुख रूप से शामिल की थी, वो एक तरह से इन दोनों के मध्य जो एक वर्चस्व की लड़ाई थी और किसी एक में शामिल करने की, इन्हीं गुटों से अपने आप को मुक्त करने की लड़ाई थी। हम उस पर खैर बाद में आएंगे। पहले मैं फिर आपको बता दूं कि किस तरह से जो युद्ध के बाद जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुए, उनमें इन दोनों देशों के मध्य इतनी ज़्यादा टेंशन थी, लगातार हर कॉन्फ्रेंस जो है उसमें बातें, समझौते थे वो इस बात पर आके रुक जाते थे, क्योंकि दोनों को लगता था, दोनों एक दूसरे से आशंकित हैं और दोनों को लगता था कि कहीं ना कहीं
हमें नुकसान में रखा जा रहा है। और दोनों में ख़ास बात यह है कि अमेरिका की तरफ जो शेष वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ थे, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो अमेरिका की तरफ थे, और संयुक्त राज्य और यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो एक तरफ थे। और इसी का परिणाम ये हुआ कि जब जर्मनी की ख़ास तौर पर बात आई या यूरोप के रीऑर्गेनाइजेशन की बात आई कि अब यहाँ कैसी व्यवस्था की जाए कि फिर से इस तरह की स्थिति ना हो, या कहीं ज़्यादा उसको सिंपल वे में कहूँ तो ये कि जर्मनी जो है वो फिर से कहीं ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न ना कर दे। तो इस बात को लेकर काफ़ी टकराहट रही, और अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन हुआ वह ये हुआ कि जर्मनी को शुरू में तो 4 हिस्सों में बांटा गया, लेकिन उसके बाद जर्मनी के 2 हिस्से कर दिए गए। एक बना पूर्वी जर्मनी, यानी जिसको कि कहा जाता था फेडरल जर्मन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वह बना पूर्वी जर्मनी जो कि सोवियत प्रभाव में रहा। और दूसरा था पश्चिम जर्मनी या फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जिसको कि हम वेस्टर्न जर्मनी के नाम से जानते थे। तो और पूर्वी जर्मनी ने निश्चित रूप से में सोवियत संघ ने उसे अपने प्रभाव में रखा, और वहाँ पर सोवियत संघ की तरह ही एक कम्युनिस्ट सिस्टम से गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। और पश्चिमी जर्मनी, जिसको जो कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी था, वो पूरी तरह से पश्चिमी प्रभाव में एक लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम बना। और दोनों जर्मनी आज की तारीख में आप देखिए तो जर्मनी एक ही देश है, और जर्मनी का एकीकरण पुनः होता है 1990 में, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ। तो आप देखिए मतलब इस हद तक एक तरह से कहा गया है कि एक लाइन खिंच गई थी यूरोप में, जिसमें कि एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ थी, जिन्होंने वेस्टर्न हिस्से को यूरोप के को अपने प्रभाव में कर लिया था। और जर्मनी से लेकर अगर देखा जाए तो यूएसएसआर वाला ब्लॉक था, ईस्टर्न ब्लॉक जो था जिसका लीडर यूएसएसआर था, और उसने अपने आसपास के जो देश थे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यानी ईस्टर्न यूरोप के जितने कंट्रीज़ थे उनको अपने प्रभाव में रखा। और ये जो स्थितियां थी, ये टेंशन्स इतनी ज़्यादा होने लगी कि शायद सीधे सीधे तो ये दोनों देश एक दूसरे के सामने नहीं आए, लेकिन विश्व में अगले 50 वर्षों में अगर कहीं पर भी कोई एक इशू होता था तो ये दोनों कंट्रीज़ वहाँ इन्वॉल्व हो जाते थे, और इनडायरेक्टली वो जो कुछ भी लड़ाई थी, चाहे वो कोरिया की लड़ाई हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान के इश्यूज़ हों, चाहे वो वियतनाम की लड़ाई हो, वो कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के बीच की लड़ाई बन के रह जाती थी। दोनों अपोजिट पार्टीज़ को सपोर्ट करते थे, और चूँकि आर्थिक रूप से समृद्ध थे, जो असिस्टेंस काफ़ी कुछ जिन नए देशों को चाहिए होती थी वो ये देने के स्थिति में होते थे, तो किसी न किसी गुट में ये जो देश थे वो शामिल हो जाते थे। हम अगले 50 वर्षों का इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और अब जिस मेन लाइट में हमको इस पूरी हिस्ट्री को पढ़ना है वो ये कि किस तरह से यूएसए और यूएसएसआर के बीच के जो संबंध थे उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। मैं चाहूँगी कि आप इसको जब पढ़ें इस दौरान लगातार ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, और आपको इस अनुसार एनालिसिस करना चाहिए कि वाकई में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति किस तरह की होती है। आप अलग अलग थ्योरिस्ट के अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, आप उस अनुसार हम बाद में इन सिद्धांतों पर आएंगे और हम इन रिलेशंस की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है वो आपको ज़्यादा अपील करता है। कुछ लोगों का मानना ये है कि नहीं, अधिकांश जो देश हैं वे चाहते हैं कि बहुत शांति रहे, आपसी संबंध अच्छे रहें। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, हर कंट्री जो है वो अल्टीमेटली
अपने इंटरेस्ट के लिए, जिसको कि नेशनल इंटरेस्ट वर्ड दिया गया है, अपने राष्ट्रीय हित के लिए काम करता है और उसका एकमात्र जो उद्देश्य है वो है कि वो अपने हितों का संरक्षण कर सके। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, हर कंट्री लगातार ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बने और वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके अंतर्राष्ट्रीय जगत में। तो इन्हीं सब संदर्भों में हम अपने आगे के एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है मैं इसको थोड़ी देर से लूँगी। फ़िलहाल हम लगातार अब अपनी क्लासेस में 1945 ऑनवर्ड्स क्या स्थितियाँ रहीं, अभी तक जिस तरह से हमने समझा कि दोनों महाशक्तियाँ बन गई हैं और विश्व को एक तरह से उन्होंने 2 खेमों में विभाजित कर लिया है, इसी के कहाँ कहाँ अलग अलग रूप से प्रभाव देखने को मिलते हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।